हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर 16 हम पढ़ रहे थे परम्यूटेशन। पिछले वीडियो में मैंने क्या करा था, एक्सरसाइज 16.1 और एक्सरसाइज 16.2 और उसके पीछे जितने भी कंसेप्ट थे मैंने वो क्लियर करा दिया है। अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज 16.2 के बाद जो आपका कंसेप्ट है उसके बारे में क्या करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और एक्सरसाइज 16.3 इसी वीडियो में क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कवर करें उसके सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में हम कवर करें। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, आपको कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा और उसी के बेस पे, कंसेप्ट के ही बेस पे क्या होगा, आपका एक्सरसाइज 16.3 भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले ये देख लीजिए। पहले हम जानेंगे परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, जो फर्स्ट वीडियो हम बनाए थे वहाँ पर भी हमने एक्सप्लेन किया था, लेकिन वहाँ पर मैंने बोला था कि परम्यूटेशन हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम एक डिटेल में पढ़ेंगे परम्यूटेशन बेसिकली होता क्या है, उसके कुछ फार्मूलेज होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 3 थ्योरम आपके बुक में दिए गए हैं, उस तीनों थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस दिया गया है एक्सरसाइज 16.3 में, वो सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं परम्यूटेशन होता क्या है। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा, मैंने बताया भी था जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें, कि परम्यूटेशन जो होता है आपका वो क्या होता है। बेसिकली देखा जाए तो वो एक अरेंजमेंट होता है, मतलब कोई भी थिंग को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, परम्यूटेशन कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने भी लिखा भी है, यहाँ पर डिफिनेशन इसका, ईच ऑफ द अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाई टेकिंग सम और ऑल ऑफ द नंबर ऑफ थिंग इज कॉल्ड परम्यूटेशन। मतलब परम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए कि आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है, क्या है, 3 ऑब्जेक्ट है, और 3 ऑब्जेक्ट में से आपको 2 ऑब्जेक्ट उठाना है। क्या करना है, 2 ऑब्जेक्ट को लेना है और आपको 2 ऑब्जेक्ट को लेकर आप कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं, वही नंबर को बताता है परम्यूटेशन। कि कितने तरीके से उस 2 एलिमेंट को या 2 थिंग्स को आप अरेंज कर सकते हैं, वही क्या बताता है, आपको परम्यूटेशन बताता है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज डेट आपके पास क्या है, आपके पास 3 लेटर है, A B C। आपके पास क्या है, ये 3 लेटर है, और इन 3 लेटर से मैं बोला कि 2-2 लेटर को उठाकर आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, आप एक बार AB को उठाएंगे, एक अरेंजमेंट हो गया। फिर आप BC को उठा सकते हैं एक साथ, ठीक है। फिर उसके बाद आप CA को उठा सकते हैं एक साथ। फिर आपको क्या कर सकते हैं, फिर आप BA को एक साथ ले सकते हैं, फिर CB को एक साथ ले सकते हैं और AC को ले सकते हैं। मतलब इतने तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 2-2 लेटर का अरेंजमेंट कर सकते हैं, AB BC CA BA CB और AC। ठीक है, इतने तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप एलिमेंट का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये कितने तरीके से अरेंजमेंट हो गए, 2-2 लेटर का आप कितने तरीके से अरेंजमेंट कर दिए, 6 लेटर से अरेंजमेंट कर दिए ना। तो यहाँ पे आपका परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, 6 परम्यूटेशन हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यही क्या कहलाता है, यही बेसिकली परम्यूटेशन है। मतलब आप कोई भी थिंग्स को कितने तरीके से अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट उसका करते हैं, वही क्या होता है, परम्यूटेशन कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट टेकिंग एट 2 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम इज इक्वल टू 6। तो इसको मैं लिखने का तरीका इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपने किया क्या है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट टेकिंग 2 लेटर एट ए टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। ये कितने परम्यूटेशन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 परम्यूटेशन आपका है। तो 6 आपका अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्ट ना लेकर आप 3 लेटर लिख सकते हैं। 3 लेटर का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, 3 लेटर्स को लिए हैं और 2-2 लेटर को एक साथ लेके हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो यही बेसिकली क्या होता है, यही परम्यूटेशन होता है, इसी को हम परम्यूटेशन बोलते हैं। अब देखिए इसमें नोट करने वाली बात यह है कि परम्यूटेशन में क्या होता है, आपने मान लीजिए एक तरीके से हमने क्या किया, 3 ऑब्जेक्ट को एक तरीके से लिख दिया और उसको हमने क्या कर दिया, फिर जब 3 ऑब्जेक्ट हमने लिखा उसको क्या कर दिया, उसका ऑर्डर को इंटरचेंज कर दिया, तो वो डिफरेंट परम्यूटेशन बन जाता है। तो नोट्स में यही बोल रहा है कि इन परम्यूटेशन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज टेकन इनटू अकाउंट्स व्हेन द ऑर्डर इज चेंज ए डिफरेंट परम्यूटेशन ऑब्टेन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं, अरेंजमेंट का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो आपको क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप का परम्यूटेशन मिल जाएगा, एक डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट निकल के आ जाएगा। तो वही बोलता है, ये नोट बहुत अच्छी चीज़ है। यहीं पे देख लीजिए आप, हमने AB को एक साथ लिखा है और यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे इसका रिवर्स कर दिया, BA आ गया। तो अब ये डिफरेंट परम्यूटेशन है और ये क्या है, एक डिफरेंट परम्यूटेशन है। मतलब डिफरेंट टाइप का क्या है,
अरेंजमेंट है। उसी तरीके से BC है, इस तरीके से इसका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, CB लिख दिया, तो क्या हो गया, ये एक डिफरेंट परमुटेशन है, ये एक डिफरेंट परमुटेशन है, ठीक है। तो उसके ऑर्डर को आप चेंज कर देंगे अरेंजमेंट का, तो एक डिफरेंट परमुटेशन बन जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो उसी को क्या बोलेंगे हम, परमुटेशन बोलेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वही बेसिकली क्या है, एक परमुटेशन है। तो ये रहा परमुटेशन की कुछ बातें, ठीक है। परमुटेशन क्या होता है, आई होप की बातें समझ में आ गई होगी। अब आते हैं कुछ आपके बुक में क्या दिया है, कुछ थ्योरम दिया है, कुछ नोटेशन दिया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि परमुटेशन को हम किस तरीके से नोटेशन के तरीके से हम लिख सकते हैं। कुछ इससे फार्मूले रिलेटेड दिए हैं, उसको हम कैसे किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले क्या कर दीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, परमुटेशन को हम नोटेशन कैसे करते हैं, मतलब किस तरीके से परमुटेशन को हम लिखते हैं, उसके बारे में देखते हैं। बोल रहा है कि इफ़ n and r आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1 is less than equal to r and r is less than equal to n, then the number of permutation of n distinct thing taken r at a time is denoted by the symbol PNR और NPR। इस तरीके से हम लिखते हैं। देखिए बोल रहा है कि आपके पास क्या है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, आपके पास कितना है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, और r आपको बोल रहा है कि r एलिमेंट को लेकर आपको क्या करना है, अरेंज करना है। मतलब n में से आपको r एलिमेंट उठाना है और उतने को क्या करना है, अरेंज करना है, अरेंजमेंट करना है। तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे, तो सिंपली क्या होता है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं PNR। n क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, और r को क्या करना है, r यहाँ पे क्या है, आप r तरीके से उसको अरेंजमेंट करेंगे। सब उसमें क्या था, हमने 3 एलिमेंट लिया था ABC और दो लेटर को हम क्या करके लेके अरेंज कर रहे थे ना, तो वही 2 लेटर जो क्या है आपका r का काम कर रहा है, और 3 जो लेटर लिए थे वो क्या काम कर रहा था, वो n का काम कर रहा था। तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, P = PNR लिखेंगे, या इस तरीके से लिख सकते हैं P⁴n, और बेस में क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, NPR को लिखते हैं, परम्यूटेशन को डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब सिंपली होता है कि n मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, और R मतलब कितने एलिमेंट लेकर आपको अरेंजमेंट करना है, वो डिनोट करता है आपको R को, ठीक है। आई होप की बात ये समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कहेंगे NPR और NPR = टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग। मतलब n क्या है, n अलग अलग थिंग है, n डिस्टिंक्ट थिंग है, एलिमेंट है, हमको क्या लेना है, उसमें से r ऑब्जेक्ट लेना है एट ए टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में हमें r ऑब्जेक्ट को लेकर क्या करना है, अरेंज करना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, नोटेशन को लिखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझिए कैसे। देखिए सपोज डेट आपके पास क्या है, आपके पास A B C, ये 3 क्या है, 3 आपके पास लेटर है, और हम बोले कि इसमें से क्या करिए, आप 2 लेटर को ही लेकर क्या करिए, अरेंजमेंट करिए, 2 लेटर को ही अरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है। हमने क्या बोला कि 2 लेटर लेके ही अरेंजमेंट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसको हम परम्यूटेशन कैसे लिखेंगे, इसका टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन में लिखूँ, कैसे लिखेंगे इसको, P n के जगह पे क्या हो जाएगा 3, और r के जगह पे क्या हो जाएगा 2। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या 3P2, मतलब 3 आपके पास एलिमेंट है और 2 एलिमेंट लेकर क्या करना है, हमें अरेंजमेंट करना है। तो जब हम अरेंजमेंट कर रहे थे तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही थी, 6 वैल्यू आ रही थी ना। मतलब 6 तरीके से हम परम्यूटेशन कर रहे थे ना, अरेंजमेंट कर रहे थे ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। P3 P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। अभी मैं बताऊंगा कि 6 कैसे आ रही है, इसकी फॉर्मूले जो होती है उसको भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे ये वैल्यू 6 आ रही है, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए आप। तो इस तरीके से हम परम्यूटेशन को लिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ थ्योरम्स आपके बुक में दिए हुए हैं, उस पर आते हैं कि थ्योरम क्या दिया है। 3 थ्योरम दिए हैं, उस थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। उसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होगा, उसका जो थ्योरम का यूज़ होगा ना, सारे जो क्वेश्चन सॉल्व करने में होंगे वहीं पे यूज हो गया। प्रूफ उसका इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस आप उस थ्योरम को याद रखिएगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, थ्योरम क्या दिया हुआ है, थ्योरम ये दिया है, थ्योरम 1 ये बोलता है कि NPR = क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। मतलब सिंपली परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला होता है कि n आपके पास ऑब्जेक्ट दिए हैं, उसमें से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे, टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, आप टोटल परम्यूटेशन निकाल सकते हैं। क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला बहुत ही एक्सरसाइज में आपका यूज होगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से इसको लर्न रखिएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, NP
r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, पहला थ्योरम ये है। दूसरा थ्योरम ये बोलता है कि अगर द नंबर ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ nth डिस्टिंक्ट थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम इज n फैक्टोरियल। बोल रहा है कि आपके पास n डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिए हैं आपके पास, ठीक है, और आपको क्या करना है, nth ही एलिमेंट लेकर क्या करना है, आपको n एलिमेंट लेकर क्या करना है, आपको परमुटेशन करना है। तो टोटल परमुटेशन कितने होंगे, बोलता है कि टोटल परमुटेशन कितने होंगे, n फैक्टोरियल होंगे। मतलब थ्योरम नंबर 2 ये बोल रहा है कि आपके पास टोटल एलिमेंट कितने दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास कितने दिए हैं, n दिए हैं, n दिए हैं। और आपको बोल रहा है कि परमुटेशन भी क्या करना है, n एलिमेंट लेकर ही क्या करना है, परमुटेशन भी करना है। मतलब n की वैल्यू क्या है, n है, और जो r की भी वैल्यू क्या है, वो भी n है। मतलब r जो क्या होता था कि आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट लेकर क्या करना है, परमुटेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि r भी बोल रहा है कि आप क्या करना है, n ही एलिमेंट लेकर परमुटेशन करना है। तो n ही एलिमेंट लेकर परमुटेशन करेंगे तो परमुटेशन क्या हो जाएगा, p n कामा n हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि r की वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, n p n। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो r की जगह पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो n माइनस क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 स्टूडेंट होती है। हमेशा याद रखिएगा कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, तो 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यही थ्योरम नंबर आपका सेकंड कह रहा है कि अगर आपको परमुटेशन करना है कि nth डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपको दिया गया है और n एलिमेंट लेकर क्या करना है, हमें परमुटेशन भी करना है। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कोई पूछे तो आप बोलेंगे क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये थ्योरम नंबर सेकंड बोल रहा था, ये थ्योरम नंबर सेकंड का क्या है, प्रूफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। थर्ड थ्योरम ये बोलता है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब इसको देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, इसको भी हम ऐसे ही प्रूफ करेंगे। देखिए सिंपल, देखिए यहाँ पे 0 फैक्टोरियल की बात कर रहा है ना, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो सिंपली आपको पता है कि पी एन आर इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। बात समझ में आ रहा है इतना। अगर r की वैल्यू में क्या कर दूं, r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, r इज इक्वल टू n पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p n कामा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और इसकी वैल्यू क्या होती है, जब पी एन होता है तो मतलब ये बोला ना कि सारा एलिमेंट n, आपको एलिमेंट दिया गया है और n एलिमेंट लोगों को परमुटेशन करना है, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, n फैक्टोरियल आती है। मतलब पी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, n फैक्टोरियल आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस n, ये क्या आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आपको। ये पता चला कि n फैक्टोरियल कहाँ से आया, यहाँ से वैल्यू आएगी। पी एन कामा n की वैल्यू क्या देती है, n फैक्टोरियल। तो इसकी वजह पर हम ये पुट कर देंगे, नहीं पुट कर देंगे। देखिए अब आगे देखिए क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, इस इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 हमने क्या किया, पुट किया r इज इक्वल टू n पुट किया। ठीक है, अब देखिए 0 फैक्टोरियल को इधर ले आइए, तो 0 फैक्टोरियल और ये क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम में। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे होती है। ठीक है, इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए। अब आते हैं इससे, ये आपका क्या होगा, ये आपका कंसेप्ट हो गया। इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज 16.3 में, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को पोस्ट करके पहले इसको नोट कर लीजिए और देखते हैं कि एक्सरसाइज 16.3 में कैसा कैसा क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 16.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया है कि एवलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इसका एवलुएट करना है। तो आपको फार्मूला मैंने बताया था क्या होता है, एन पी आर इक्वल टू क्या होता है। तो पहले हम फार्मूले को राइट करेंगे। ठीक है, तो वी नो डैट एन पी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर्मूले को बार बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या दिया है यहाँ पे दिया है 8p3, मतलब 8 क्या है, आपकी n की वैल्यू है। जहाँ n है वहाँ पे क्या कर देंगे हम, 8 फैक्टोरियल इस तरीके से लिख देंगे।
3 क्या है आपकी आर की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n की जगह पे 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 कैसे फैक्टोरियल ब्रेक होता है, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 7 छक 42, तो 8 इंटू 42, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6, एक हासिल 8 चौके 32, 1 33, मतलब 336 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए n की जगह पे क्या दिया है 10 दिया है और r की जगह पे क्या दिया है 4 दिया है, तो सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10p4 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो फैक्टोरियल ब्रेक करना हमने क्या कहता है एक्सरसाइज 16.1 जब सॉल्व किया था, तो ये सारा आपको कंसेप्ट पता होगा। ठीक है, तो वहाँ पर अब तो कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखिए, वहाँ पर मैंने परमुटेशन के बारे में पढ़ाया है, सॉरी फैक्टोरियल के बारे में पढ़ाया है सारे डिटेल में अच्छे तरीके से। फिर एक्सरसाइज 16.1 सॉल्व करिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि फैक्टोरियल को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, हमने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया है। ठीक है, तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 और 7 यहाँ पे 7 9 जा 63, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा ये 80 इंटू 63, ये क्या हो जाएगा 63, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 तरीके 24 के 4 2 हासिल और 8 छक 48, 8 छक 48, ये 50 और ये 0, तो कितना आ जाएगा 50 40, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपका बुक में भी यही आंसर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप इसी तरीके से करेंगे। मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है। ये P64 मतलब क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे 6 है और r की वैल्यू क्या है 2 है, तो मैं उसको भी सॉल्व कर देता हूँ। आप पहले इसको वीडियो को पोस्ट करके क्या करिए पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आप आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि P64 तो n की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 6 दी है, r की वैल्यू कितनी दी है 4 दी है। आपको क्या होता है n r इक्वल टू क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हम इसको लिख सकते हैं P6, 4 इज इक्वल टू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो जाएगा ये 6, ये हो जाएगा यहाँ पे 5, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 6 5 30 और 12 12 दिन 24 12 3 36, 360 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आपका फर्स्ट का फोर्थ, तो इसको नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। ठीक है, और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए लाइक करिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी एक्सरसाइज सॉल्व करते समय हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि इफ़ P5, R इज इक्वल टू P6, R माइनस 1। ठीक है, तो फाइंड R की वैल्यू क्या करना है हमें फाइंड करना है। ठीक है, R की वैल्यू क्या करना है हमें फाइंड करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है, आपको R की वैल्यू पूछ लेगा, N की वैल्यू पूछ लेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको देखिए सिंपली हमें एक फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है, वी नो डैट P n, R इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमें फार्मूला पता है, इसी फार्मूला से सारा काम हो जाएगा। तो सिंपली इसके जगह पे ये पुट करिए, इसके जगह पे ये पुट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, r यहीं सेमी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे n की वैल्यू 6 है तो ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये 6 माइनस
आर माइनस वन और इस तरीके से ब्रैकेट में करके फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर माइनस वन वैल्यू दिया है, आर की वैल्यू आर माइनस वन, इस तरीके से हम पुट कर देंगे। अब देखिए इसको सिंपली हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको हम ओपन करेंगे तो ये 6 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल, इसको हम 6 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 6x 7 हो जाएगा, तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा नहीं हो जाएगा ना। अब ये देखिए ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट, ऊपर आता है तो काट देते हैं, ऊपर से ऊपर वैल्यू कटती है, नीचे से नीचे वैल्यू वाली वैल्यू कट जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या बचा, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या बची, यहाँ पे वैल्यू बची 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू ऊपर बचा 6/, यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं तो 7 माइनस आर हो जाएगा, उसके बाद से एक और घटेगा यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे 7 माइनस आर माइनस 1, ठीक है, फिर एक और घटेगा क्योंकि हमें 5 माइनस आर फैक्टोरियल बनाना है, तो एक बार और लिखेंगे 7 माइनस आर माइनस 2 हो जाएगा अब, और ये फैक्टोरियल आ जाएगा इस तरीके से। कैसे फैक्टोरियल ब्रेक होता है उसके बारे में हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं। देखिए अगर n फैक्टोरियल है तो इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, इसी तरीके से डैश डैश जाते जाते क्या आ जाता है 2 3 1 आ जाता है। तो इस तरीके से हम n फैक्टोरियल को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो आई होप की बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कैसे ब्रेक करते हैं, इस तरीके से ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया 7 माइनस आर था तो n की जगह 7 माइनस आर हो जाएगा, इसमें से क्या करेगा एक घटेगा तो घटा दिया इसमें से, फिर अगले जाएंगे तो 2 घटेगा, फिर इस तरीके से आगे जाएंगे तो 3 घटेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। हमें 5 माइनस आर फैक्टोरियल चाहिए तो इसलिए हमने यहाँ यहीं तक छोड़ दिया, क्योंकि 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल से काटना होता है, फैक्टोरियल काटता है तभी आंसर आता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में तो हमेशा ट्राई करिएगा कि फैक्टोरियल को हम कैंसिल आउट करें। ठीक है, तो अब देखिए क्या आएगा, तो सिंपली मैं देखूँ तो यहाँ से काट सकता हूँ, 7 में से 2 गया 5 बचेगा, तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये भी 5 माइनस आर फैक्टोरियल, नीचे से नीचे कट जाता है, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया पूरा, आपके पास कितना बचा, ये बचा। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा, तो 1 डिवाइडेड बाई 6, ये 7 माइनस आर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 में से 1 घट गया तो 6 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई करिए तो 7 6 42, ठीक है, फिर माइनस 7 आर माइनस 6 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6, इसको सॉल्व करिए 42, ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 13 आर हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर और माइनस 6 इधर ले आ लीजिए तो ये 0 हो गया। अब इसमें से 6 घटा लीजिए तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 इधर गया 4 उधर गया तो 36 बचेगा, तो आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपली क्या करिए आप फैक्टराइज कर दीजिए, यहाँ से जो आर की वैल्यू आ जाएगी वही क्या हो जाएगी आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमें 36 को करना है तो 36 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 12 इंटू 3 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 4 लिख सकते हैं, 9 चौके 36, हाँ 9 चौके 36, और 9 और 4 को ऐड करें तो 13 भी आ जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस 9 आर, ठीक है, 4 और 9 36 हो जा रहा है, ऐड करेंगे तो 13 भी आ जा रहा है, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा आर कॉमन हो जाएगा तो आर माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 9 कॉमन करेंगे, ठीक है, ठीक है, माइनस 9 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, 9 प्लस 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 9 माइनस 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ये 4, यहाँ पे 4 आएगा ना 4, ठीक है 4 आएगा, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ रही है, एक 9 आ रही है r माइनस 9 और एक r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो एक r इज इक्वल टू क्या आएगी, एक 9 आएगी और एक 4 आएगी, 2 वैल्यू आ रही है क्या, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक r इज इक्वल टू 4 और एक r इज इक्वल टू 9।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और एक r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू क्या आ गई, एक 9 आ गई और एक क्या आ गई, r इज इक्वल टू 4 आ गई। ठीक है, ये दो वैल्यू आएगी r की, लेकिन इसमें से कोई एक वैल्यू होगा। क्यों एक होगा, अगर देखिए अगर हमने r इज इक्वल टू यहाँ पे 9 पुट करते हैं, r इज इक्वल टू अगर 9 पुट करेंगे तो नीचे डिनोमीटर में क्या आएगा, 5 माइनस 9 आएगा कि नहीं आएगा, 5 माइनस 9 तो मतलब क्या होगा, -4 फैक्टोरियल होगा। -4 फैक्टोरियल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो माइनस में आ जाएगा, अगर वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर माइनस में आ जाता है तो हमने वहाँ पे क्या होता है, फैक्टोरियल कभी क्या होता है, निगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, निगेटिव में नहीं होता है, वो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 9 को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, r इज इक्वल टू हम 4 लेंगे, r इज इक्वल टू क्या लेंगे, हम 4 लेंगे। तो आपका जो r इज इक्वल टू क्या होगा, 4, वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव में नहीं होती है। तो इसको पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर आपको 2 अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो आप वो क्या करिए, आप खुद से ट्राई करिए। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है कि इफ़ Pn, 5 इज इक्वल टू 20 Pn, 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिंपली उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम। क्या होता है, NPR इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें दिया है कि Pn, 5, तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 इंटू यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका, n का वैल्यू आ जाएगा। तो ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल है। तो इसको मैं ब्रेक करूँ तो क्या हो जाएगा, इसमें एक माइनस होते जाता है, तो क्या होगा, n माइनस 4 हो जाएगा, फिर n माइनस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 20। अब इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 20 का लिख सकता हूँ 5 इंटू 4। अब देखिए 5 इंटू 4, अब एक आपके पास दो चॉइस है, इसको क्या करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, उसके बाद से n की वैल्यू निकल जाएगा वहाँ से। या आप क्या करिए, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, ट्रायल एरर मेथड होता है, उसको क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये वैल्यू अभी नहीं बनेगा, 5 इंटू 4 नहीं बनेगा। अगर n की जगह पे यहाँ पुट करता हूँ तो ये क्या होना चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो 2 भी पुट करेंगे तो नहीं बनेगा क्योंकि निगेटिव आ रहा है, 3 भी पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, नहीं बनेगा। 4 में भी नहीं बन रहा है, ये 0 हो जाएगा। तो 4 से एबव भी वैल्यू पुट करेंगे। अगर n की जगह पे हम 8 पुट करते हैं, देखिए अगर पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 8, LHS साइड पुट करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 में से 4 गया, 4 आ जाएगा। तो देखिए LHS साइड क्या आ गया, 5 इंटू 4 आ गया, और RHS भी क्या है, 5 इंटू 4 है। मतलब यहाँ पे क्या होगी, n की वैल्यू 8 होगी। तो यहाँ से सिंपली हम निकाल लेंगे n इज इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा आपका आंसर। n की वैल्यू क्या होगी, 8। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, या इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कराइए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ट्रायल एरर कर सकते हैं। ट्रायल एरर क्या कर सकते हैं, करके आप 2 मिनट में वैल्यू 1 मिनट में वैल्यू निकलती है तो निकल जाए, ना तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप का अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सिमिलर है। n की वैल्यू निकालनी है। इफ़ NP4 इज इक्वल टू 360 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें सिंपली एक फॉर्मूला पता है कि वी नो डैट, ये पता है हमें कि NPR इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितनी वैल्यू दी है, 360 दी है। ठीक है, NP4 इज इक्वल टू, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अब देखिए हमें क्या करना है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल को ब्रेक करिए, तो n फैक्टोरियल को जब ब्रेक करेंगे तो n हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा, n माइनस 3 हो जाएगा, और n माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और डिनोमीटर में भी क्या है, n माइनस 4 फैक्टोरियल है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब क्या करिए, 360 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू आती है। 360 को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए 360 को प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो तोड़िए, 2 से जाएगा कितना बार में, 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15,
फिर 3 से 5, फिर 5 कितना आएगा, फिर 5 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, हमें वैल्यू मिला है n इंटू n-1, n-2, n-3 इज इक्वल टू 360। अब 360 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, फिर 5, फिर 4, तो इस तरीके से मैं लिखूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, इस तरीके से लिखूँ तो 6 5 30 और 12 4 3 12, हाँ 360 आ जा रहा है मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, मैं इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि हमें दिख रहा था कि यहाँ पे क्या है, n है, n-1 एक घटा हुआ है, फिर उससे 2 घटा हुआ है, फिर 3 घटा हुआ है। तो इस तरीके से मैं इसी तरीके से पैटर्न बना के लिखा है इसको। अब देखिए हम ट्रायल और एरर चेक करेंगे, क्या ये ऑप्शन हो रहा है, n की वैल्यू पुट करने पे क्या RHS वाला वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, अब 3 तक तो पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी 1 2 3 पुट करेंगे n की जगह पर तो क्या होगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 3 से एबव ही सोचिए, ठीक है, 3 से एबव ही सोचिए। 4 पुट करेंगे तो 4 पुट करेंगे तो ये n की वैल्यू 4, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 तो आएगा ही नहीं, तो 4 हो ही नहीं सकता। 5 भी पुट करेंगे तो 5 भी नहीं आएगा। n इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं 6 पुट करता हूँ, n इज इक्वल टू 6 पुट करता हूँ LHS साइड में, तो n की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगी, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो देखिए LHS वाला वैल्यू और RHS वाला वैल्यू दोनों इक्वल है, मतलब यहाँ पे क्या होगी, n की वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा, क्या होगा, n इज इक्वल टू 6 होगा। तो इस तरीके से ट्रायल एंड एरर के मेथड से आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या सबको मल्टीप्लिकेशन कराइए, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वो लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, वहाँ से भी n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करिए, क्या करिए, ट्रायल एंड एरर के मेथड से ही क्या करिए, n की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर आपको 5 भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट है, सिमिलर क्वेश्चन है, तो आपको खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या आपका सिमिलर क्वेश्चन है, जो मैंने पीछे ये क्वेश्चन करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, रेशियो वाला दिया है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो आप पहले क्या करिए, इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, तो डिफरेंट क्वेश्चन होगा वही मैं सॉल्व कराऊंगा। सिमिलर क्वेश्चन आप क्या करिएगा, खुद से ट्राई कर लीजिएगा और कमेंट में क्या करिएगा, आंसर पिनअप कर दीजिएगा। तभी भी कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा इंस्टा ID यहाँ पर दिया गया होगा, आप वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वहाँ पर आप भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया है कि if p n-1, 3 रेशियो p n-4 इज इक्वल टू 1 रेशियो 9 दिया है, मतलब 1,9 दिया है। ठीक है, 1,9 दिया है, तो फाइंड n। रेशियो मतलब क्या होता है, डिवीजन ही तो होता है, 1/9 दिया वैल्यू, समझ लीजिए यही दिया, तो हमें n की वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली हमें पता है एक फार्मूला कि n p r इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। इसी फार्मूला का यूज़ करना है। तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n-1 है और यहाँ पे r की वैल्यू 3 है। तो इसको मैं अगर मैं लिखूँ इस तरीक़े से कि इसको मैं लिख सकता हूँ p n-1, 3 डिवाइडेड बाई p n-4 n-4, इसकी वैल्यू क्या दी है, 1/9 दिया है। अब सिंपली इसको फार्मूला पे ब्रेक कर दीजिए। फार्मूला पे जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 -3 का फैक्टोरियल। ठीक है, टू द होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू 1/9। ये वैल्यू आएगी, 1/9 वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। अब ये फ्रैक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या वैल्यू आएगी, वो देखिए यहाँ पे आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n- ये क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये पलट जाता है, इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट। इसको क्या लिख सकते हैं हम, n-1 फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। ये n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा, 1/n इज इक्वल टू
1/9, यहाँ से क्या आ गया, n की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही सिमिलर क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा देता हूँ। क्वेश्चन आप 11 आप खुद से सॉल्व करिएगा, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ज़्यादा करना है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा देता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद से करिएगा, क्योंकि वो सिंपल है। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसी तरीके से वो भी सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 10 भी। ठीक है, तो आई होप कि सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया है कि इफ़ P 2n-1, n रेशियो P 2n+1, n-1 का रेशियो जो दिया है 22:7 दिया है, 22:7 दिया है। तो फाइंड n की वैल्यू में क्या करना है, फाइंड करना है। यही दिया है P2n-1, n रेशियो P2n+1, n-1, हमें ये दिया है। हमें क्या करना है, n की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड होगा, ठीक उसी तरीके से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो हमें गिवन दिया है क्या, P2n-1, ठीक है, डिवाइडेड बाई P2n+1 डिवाइडेड बाई n-1 इज इक्वल टू 22/7 ये दिया, ये वैल्यू दिया। रेशियो मतलब क्या होता है, डिवीजन ही होता है। अब ये क्या है आपका, n की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n-1 माइनस n फैक्टोरियल टू दी होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n+1 माइनस n+1 हो जाएगा। जब पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो पूरा इस तरीके से आएगा, इज इक्वल टू 22/7। ये वैल्यू दी गई है आपको। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पे आते हैं तो देखिए ये आ जाएगा 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, n की वैल्यू घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा इनटू ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक n यहाँ से घट जाएगा और ये n+n2 हो जाएगा, मतलब n+2 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 2n+1 फैक्टोरियल, ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या है 22/7 वैल्यू दी गई है। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, देखिए ये 2n-1 फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहेगा, इसको हम कुछ ब्रेक करेंगे तो हो सकता है n+2 फिर n+1 आएगा कि नहीं आएगा, n+1 आएगा, फिर n आएगा, फिर उसके बाद से n-1 फैक्टोरियल आएगा। इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल को हमें क्या करना है, काटना है, इनटू इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इसको ब्रेक करेंगे तो 2n+1 आएगा, फिर उसके बाद से 2n आएगा, ये घटेगा तो फिर उसके बाद से 2n-1 फैक्टोरियल आएगा। तो अब देखिए ये फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कैंसिल आउट, आपके पास बचा क्या है, इज इक्वल टू इधर चल रहा है 22/7 चल रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 22/7 उधर चल रहा है, बचा क्या है यहाँ पे, इस n से इस n कैंसिल आउट, ये n कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा है n+2 इंटू n+1 और नीचे क्या बचा 2 इंटू 2n+1 इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये n² प्लस n प्लस 2n प्लस 2, ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 22/7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए। क्रॉस जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, अब उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ से n की वैल्यू निकलेगी। तो इसको क्या करिए, पहले वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सीरियस करता हूँ। देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7n² आ जाएगा, 7n² और ये 3, तो प्लस से 3 का 21n आ जाएगा,
अब प्लस 14 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 22, इधर 88n आ जाएगा, अब प्लस 44 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7n², इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आएंगे तो इसमें से घट जाएगा ना, ये तो माइनस आ जाएगा, इसमें से एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और इसमें से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 6, इतना n हो जाएगा, और इसमें से 44 घटेगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 2 जा 10, तो ये 17 और 3, हाँ 7n² माइनस 17n, ठीक है, प्लस 3n प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 17 में से 3 गया, ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 7 कॉमन कर लीजिए, 7n कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 10, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या था 17 माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, और इसको वैल्यू ले आएंगे तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव है क्वांटिटी, क्योंकि इधर से आएगा तो ये निगेटिव होगा ना, तो ये भी निगेटिव होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ प्लस 3 कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n माइनस 10 एक वैल्यू आ जाएगी, एक 7n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा 7n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/7 आ जाएगा, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी n इज इक्वल टू 10। तो आपको पता है कि जो n की वैल्यू क्या होगी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ना कि निगेटिव होती है, ना कि फ्रैक्शन होती है। तो n इज इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वान्टिटी है इसलिए। ठीक है, तो n की वैल्यू 10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यही इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 10 से जो आगे क्वेश्चन दिया गया उसको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।